बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल पोइट्री इंग्लिश पार्ट 1 का जो पेपर है, क्लासिकल पोइट्री का पेपर नंबर 1, उसका एक अहम पोइट है जॉन डन। उसको हम एज ए लव पोइट डिस्कस करेंगे कि जॉन डन बतौर लव पोइट कैसे थे और उनकी पोइट्री जो है लव और लव के जो मुख्तलिफ एंगल्स रखती है वो कौन कौन से हैं। और या फिर हम ये क्वेश्चन भी इसके साथ ही डिस्कस किया जा सकता है कि डन ने अपने पोएम्स में ख़वातीन को कैसे ट्रीट किया है, विमेन को कैसे ट्रीट किया है। मैं आपके साथ आउटलाइन मैंने आपके लिए लिखी है और इसके ऊपर मैं कोई तकरीबन को 20 मिनट की गुफ्तगू आपके साथ करूंगा इसके ऊपर। होपफुली कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा जॉन डन एज ए लव पोइट का क्वेश्चन तैयार करने में और या फिर जॉन डन ट्रीटमेंट ऑफ विमेन का क्वेश्चन तैयार करने में। मैं आपको जॉन डन के जो लव के एंगल्स हैं या लव के जो मूड्स हैं या उसके जो डिफरेंट स्टेंसेस हैं विद रेफरेंस टू लव, मैं उनको हाईलाइट करूंगा और साथ ही साथ हर मूड और हर स्टांस के लिए उसकी जो नुमाइंदा यानी उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स हैं हमारे सिलेबस में शामिल PU के और सरगोधा के, मैं उन पोएम्स का ना सिर्फ आपको यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स दूंगा बल्कि उनको मैं उर्दू में एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको इसका जो मटीरियल जो है वो आपके ज़हन नशीन हो सके। और वीडियो के दूसरे पोर्शन में मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका जो तैयार शुदा क्वेश्चन है यानी डन स्टेटमेंट ऑफ विमेन या जॉन डन एज ए लव पोइट, ये जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको PDF की शक्ल में नीचे आपको फ्राहम कर दूं ताकि आप बवक्त ज़रूर जो है इसको डाउनलोड करके इसको प्रिपेयर कर सकें। सो आइए स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं जॉन डन का हमारा आज का जो क्वेश्चन। और कबल इसके कि मैं इसको डिस्कस करूं, आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन और इसे आप फुल जूम पे देखिएगा ताकि विजिबिलिटी बेहतर रहे। तो आइए देखते हैं। जॉन डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ रेलिवेंट टू वुमेन, यानी हम जॉन डन की जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसको देखते हैं तो ज़्यादातर नज़मों में इन मोस्ट ऑफ द पोएम्स ही एड्रेसेस विमेन, यानी वो ख़वातीन से ही मुखातब होता है। हमारे PU के और सरगोधा के सिलेबस में उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव पोएम्स शामिल हैं, इन सिलेक्टेड पोएम्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि या तो वो कभी अपनी बीवी यानी N.A. मोर उसकी बीवी का नाम था, या तो अपनी महबूब बीवी N.A. मोर से वो मुखातब होते हैं जॉन डन, और या फिर वो किसी तासुर ये देते हैं कि किसी महबूबा से मुखातब हो रहे हैं, और या फिर जॉन डन जो है वो मुखातब होता नज़र आता है अपने स्वीट हार्ट काउंटेस लूसी के साथ, जो कि उस ज़माने में उसकी एक महबूबा रह चुकी हैं। सो जॉन डन कि आप पोएम्स को उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी बीवी या अपनी महबूबा या अपने स्वीट हार्ट काउंटर लूसी से ही मुखातब होते हुए नज़र आते हैं। और ये मुखातब होने का अमल जो है जॉन डन का, यही उनकी पोएम्स को एक ड्रामेटिक बिगिनिंग फ्राहम करता है। बड़े ड्रामाई अंदाज से उसकी नज़में शुरू होती हैं, जैसा कि मैंने आपको जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर बताया था कि ये जॉन डन की जितनी भी पोएम्स हैं उनकी जो बिगिनिंग होती है बड़ी स्टार्टलिंग, बड़ी चौंका देने वाली, और बिगिनिंग जो होती है बड़ी ड्रामेटिक होती है। और उसमें अगरचे उसकी गुफ्तगू में उसकी महबूबा या उसकी बीवी या उसकी स्वीट हार्ट शामिल नहीं होती, लेकिन वो तासुर यही देता है कि जैसे वो सामने बैठी है और वो उससे मुखातब हो रहा है। सो जॉन डन की नज़में आप मोस्ट ऑफ द पोएम्स उठा के देखेंगे तो आपको ये एलिमेंट नज़र आएगा। अब ये बात तो तयशुदा होगी कि जॉन डन की ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो रेलिवेंट टू विमेन है और जॉन डन उन ख़वातीन से मुखातब हुआ दिखाई देता है। कभी वो N.A. मोर मैंने आपको बताया उससे मुखातब होता है, कभी वो अपने स्वीट हार्ट काउंटर्स लूसी से मुखातब होता है, और कभी अपनी महबूबा से मुखातब होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सादा अल्फाज में कि जॉन डन की जो पोइट्री है उसका रियल सब्जेक्ट जो है ना, उसका असल मौजू जो है वो ख़वातीन ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जॉन डन जो है वो ख़वातीन को कैसे ट्रीट करता है। हमारा आज का क्वेश्चन भी यही है कि जॉन डन एज ए लव पोइट ख़वातीन को कैसे ट्रीट करता है अपनी पोएम्स में। तो ये इसका वाले से एक अहम बात नोट कर लीजिए कि जॉन डन जो है वो एक सेम स्टांस में ख़वातीन को ट्रीट नहीं करते। हालांकि उस दौर में एक बहुत बड़ा शायर गुजरा था पेट्रार्च, इटालियन पोइट पेट्रार्च, उसकी ट्रेडिशंस को मेटाफिजिकल पोइट्स ज़्यादातर फॉलो कर रहे थे, लेकिन जॉन डन अपनी नज़मों में कई जगह पे पेट्रार्चन ट्रेडिशन को फॉलो करता हुआ नज़र आता है भी है, लेकिन वो एंटी पेट्रार्च भी हो जाता है, यानी उसका जो स्टांस है, उसका जो लहजा है वो पेट्रार्चन पोइट के बरअक्स हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन जो है वो अपने अंदाज से
ख़वातीन को ट्रीट करते हैं और एक सेम स्टांस के साथ ट्रीट नहीं करते। कई नज़मों में वो बहुत सिनिकल हो जाते हैं। जैसा कि ये पॉइंट नंबर 2 देखिए, मैं अब आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जॉन डन डज नॉट ट्रीट वुमेन इक्वली, कि जॉन डन जो ख़वातीन को इक्वली ट्रीट नहीं करते, यानी बराबर का ट्रीट नहीं करते। कभी जो है जॉन डन जो है वो सिनिकल हो जाते हैं। सिनिकल का मतलब होता है बड़ा बिटर, तल्ख अपने रवैये में, और बड़ा बिटर हो जाते हैं, कड़वी, यानी जैसे अपनी कड़वाहट का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। और वो भी अनफेथफुल वुमेन के साथ, यानी ख़वातीन की बेवफाई पे जॉन डन ने बड़ा सिनिकल होकर और बड़ा बिटर होकर लिखा है। और इसमें हम देखते हैं कि ऐसे नज़मों में जॉन डन जो है वो अचानक ही एंटी पेट्रार्च, यानी वो जो पेट्रार्चन ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली पोइट्री है उससे हट जाते हैं और एंटी पेट्रार्च हो जाते हैं। ख़वातीन की जो बेइतनाई है, ख़वातीन को जो बेवफाई है, और उनकी जो इनकन्सिस्टेंट नेचर है, यानी सिर्फ एक मर्द के साथ मुंसलिक ना होने का उनका जो एक बिहेवियर है, उनके ऊपर वो सिनिकल होते हुए नज़र आते हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि डन जो है वो इस लिहाज से एंटी पेट्रार्चन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। लिहाजा वो जब ऐसे हो जाते हैं, जब वो सिनिकल हो जाते हैं, तो वो फिर ओबीडियंट नहीं रहते महबूबा के या ख़वातीन के या ख़ातून के या अपने स्वीट हार्ट के, बल्कि सबमिस होने की बजाय या ओबीडियंट होने की बजाय वो हार्श हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, सिनिकल हो जाते हैं ख़वातीन को ट्रीट करने के हवाले से। इसके हवाले से हम जॉन डन की कुछ नज़मों का हवाला भी दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने एग्जांपल दी है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जॉन डन की, बहुत सिंपल सी पोएम है, और जिसमें जॉन डन ने गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, यानी जाओ और गिरा हुआ सितारा या गिरता हुआ सितारा पकड़ के लाओ, पकड़ा जाएगा। इस नज़म को हम देखते हैं तो डे स्टूडेंट से जॉन डन ने बहुत सी इम्पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र किया है कि मैंड्रक के रूट से एक बच्चे का जन्म मुमकिन है, ये माहो साल कहाँ गुजर के जाते हैं, इनको पकड़ के लाना, इनका पता लगाना मुमकिन है। शैतान के पाँव को किसने क्लेफ्ट किया था, यानी दरमियान में कट किसने लगाया था, इसका पता लगाना मुमकिन है। जल परियों के गीत कहाँ होते हैं, कहाँ वो गाती हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। और टूटे हुए तारे को पकड़ के लाया जा सकता है। यानी ये तमाम इम्पॉसिबल बातें हैं जिनका वो हवाला देकर वो बताना चाहते हैं कि दुनिया में ये सारे काम भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी औरत जो खूबसूरत हो और उसका तल्लुक़ किसी एक मर्द से हो, ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तसरन आपके साथ इसकी समरी इस पोएम की डिस्कस की है, तो किस तरह से जॉन डन जो है वो सिनिकल और बिटर और हार्श किस्म की तनकीद करते हुए नज़र आ रहा है। जॉन डन जो है बहुत एक सेंसिटिव पोएट नज़र आता है इस लिहाज से, और बड़ा पैशनेट पोएम नज़र आता है इस लिहाज से, सिनिकल मूड में जब वो आते हैं तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक और नज़में जो है जॉन डन की जो है हम देखते हैं द मैसेज, यानी जब मैंने उसका हवाला दिया द मैसेज पोएम के अंदर भी हम देखते हैं कि वो सिनिकल ट्रीटमेंट नज़र आता हमें जॉन डन का विमेन के साथ, और सिनिकल मूड में लिखी ये नज़म है। और इसमें भी एक महबूबा की जो बेवफाई है उसके ऊपर जॉन डन ने सख्त तनकीद की है। और इसमें वो द मैसेज पोएम के अंदर वो अपनी महबूबा को पैगाम भेजता है कि वो उसको उसकी आंखें और दिल जो है वापस कर दे। ख़ास तौर पे आंखों को जिक्र करता है कि उसका जो आइज़ हैं जो उसने उससे ली हैं, चुराई हैं, नज़रें दो चार हुई हैं, इस तरह वो मोहब्बत की बातें करता नज़र आता है। कहता है वो वापस करे, और फिर अचानक यू टर्न ले लेता है और फिर कहता है कि नहीं, अब ये मेरी आंखें वापस ना करो तुम, ये मेरे किसी काम की नहीं हैं, क्योंकि इसने बहुत सी गलत किस्म की जो आदत हैं वो देखी भी हैं और अपना भी ली होंगी। और फिर वो अपना दिल भी मांगता है कि मेरा दिल भी वापस करो। इस तरह हम देखते हैं कि इस नज़म के अंदर जो है वो ले दे का मामला करके जॉन डन जो है अपने इस औरतों की जो बेवफाई है उसके ऊपर वो तनकीद करता हुआ नज़र आता है। और कहता है कि ये आंखें और ये अब दिल वापस नहीं दूंगा तुमसे, क्योंकि ये इन्होंने बहुत बुरी, क्योंकि ये ख़राब हो गई हैं और फॉल्स हार्ट हो गया होगा, दिल भी बेवफा हो गया होगा, और लिहाजा वो उससे फिर इनराफ़ करता है कि मैं नहीं लूँगा, इनकार कर देता है। तो यूँ एक ड्रामेटिक एलिमेंट यहाँ पे नज़र आता है। इस तरह की एक पोएम तीसरी जिसका मैंने हवाला दिया वो फ्यूनरल है, जनाजा। इस फ्यूनरल पोएम के अंदर भी हम देखते हैं कि जॉन डन जो है वो अपनी महबूबा के ऊपर तंज करता हुआ नज़र आता है। आप इसको टेक्सचुअल स्टडी कीजिए इन तीनों नज़मों को, तो आपको जॉन डन का ये जो स्टांस है, यानी कौन सा स्टांस, सिनिकल और बिटर स्टांस, यानी तल्ख रवैया, तल्ख मूड उसका आपको नज़र आएगा इन पोएम्स के अंदर।
अब तीसरे पॉइंट में देखें तो डन ट्रीटमेंट इन स्पिरिचुअल वे, यानी डन सिर्फ सिनिकली नहीं है अपने नज़मों में, बल्कि वो अपनी कई नज़मों में हमें जॉन डन जो है वो स्पिरिचुअल मूड में भी नज़र आता है, अपनी महबूबा के लिए, अपनी बीवी के लिए कह लें। तो डन जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी पहुंच जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है आपको नज़र आएगी, इसकी पोएम हमारे सिलेबस में शामिल है, एक्सटेसी, यानी एक्सटेसी पोएम को, यानी वजदानी कैफियत इस पोएम का नाम है। लंबी पोएम है लेकिन आप इसको देखें तो जॉन डन जो है इसमें एक वजदानी कैफियत में नज़र आते हैं जब अपनी महबूबा के साथ बैठे वहाँ पे हैं। ये भी नज़म बड़ी ड्रामाई अंदाज से भरी हुई है और स्पिरिचुअल नेचर का लव यहाँ पे एट पीक आपको नज़र आएगा। और एक्सप्रेसी एक ऐसी कैफियत होती है जब इंसान स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो जाता है और जिसमें फिर एक इंसान जो है वो अपने रूहों से भी कह लो कि बातें करना शुरू कर देता है। ये रूहें जो हैं वो म्यूचुअली कम्युनिकेशन करना शुरू कर देती हैं। तो ये नज़म आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर स्पिरिचुअल लव नज़र आएगा। इस पोएम को आप याद रखिएगा। यहाँ पे इस नज़म में से एक दो स्टांजास का हवाला देकर अपने जवाब को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद इसकी जो पोएम है द गुड मॉरो, वो नज़म है जिसके अंदर एक लव लिरिक है जिसमें जॉन डन जो स्पिरिचुअल अंदाज से मुखातब होते हैं और अपनी बीवी को सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। गुड मॉर्निंग यानी मोहब्बत के लिए जो उनका पहला सलाम है वो पेश कर रहे हैं। और इसमें भी हम स्पिरिचुअल जो नेचर का जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है, हम उसको देख सकते हैं। तो इस नज़म में जॉन डन जो है मोहब्बत होने से पहले की अपनी कैफियत और मोहब्बत होने के बाद की अपनी कैफियत को ज़िक्र करते हैं, उसका तज़किया करते हैं। और जॉन डन जो है वो बताता है कि अपने महबूबा से मोहब्बत करने से पहले उसकी ज़िंदगी जो थी, उसकी लाइफ जो थी, वो एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में थी, उस हालत में थी जैसे शीरखार बच्चे होते हैं कि वो ज़िंदा तो होते हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है उनको कुछ पता नहीं होता। इसमें और भी बहुत सी जॉन डन में मसाले दिए हैं कि उनकी मिसाल उन 7 स्लीपर्स की थी, यानी वो जो इसाबे कौफ थे जो कि बरसों जो है एक गौर में सोए रहे। क्रिश्चियनिटी की बुक में से इसका हवाला जॉन डन ने दिया है और उसमें फिर वो बताते हैं कि या तो उनकी मिसाल बेखबरी में सोए उन इसाबे कौफ जैसी थी। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जॉन डन जो है बड़े खूबसूरत तरीके से कंपेयर करते हैं अपनी महबूबा को और अपने आप को। मैं आपके लिए एक स्टांजा इसका बोलने लगा हूँ जिसमें कहता है कि माई फेस इन दाइन आइज़, कि मेरा अक्स तुम्हारी आंखों में नज़र आता है, एंड दाइन इन माइन अपीयर्स, और तेरा अक्स मेरी आंखों में नज़र आता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स, और कितने सच्चे बावफा सादा दिल जो हैं, डू इन द फेसेस रेस्ट, इन चेहरों में क्याम पजीर हैं। वेयर कैन वो फाइंड अ बेटर हेमिस्फीयर, और कहता कि इससे बेहतर हमें निस्फ कुरा अर्ज़ कहाँ नज़र आएंगे। विदाउट शार्प नॉर्थ, जिसमें ना तो तल्ख सर्दी का हमल शुमाल है, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और जो कि एक गुरूब होते हुए या गुरूब होने वाले वेस्ट के भी बिना है, यानी उनकी मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है, उनकी मोहब्बत का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता। तो यूँ जो उसने हेमिस्फीयर के साथ, यानी वो जो निस्फ कुरा अर्ज़ हैं, उसके साथ कंपेयर करके जॉन डन ने अपने महबूबा के साथ एक स्पिरिचुअल मोहब्बत का इजहार किया है। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं, चौथा पॉइंट आप देखते हैं कि जॉन डन जो है कंजुगल और मैट्रिमोनियल लव भी नज़र आता है, यानी अपनी बीवी के लिए खालिस्तन कुछ नज़में जॉन डन ने लिखी थी एन ए मोर के लिए। तो उसमें मैंने उनकी जो 3 नुमाइंदा नज़में हैं मैंने उनका यहाँ पे जिक्र कर दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके लिए एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जॉन डन जो है वो कंजुगल और मैट्रिमोनियल लव का एंगल भी रखते हैं अपनी पोएम्स में। और ऐसी नज़मों में डन अपनी बीवी एन ए मोर से मुखातब होते हैं और बड़ा अपना उसका जो टिपिकल अंदाज़ है जॉन डन का, आपको पता है कि जॉन डन का जो टिपिकल अंदाज़ वो रीजनिंग वाला और आर्गूमेंटेशन वाला है, यानी अपनी वो जो एक उनकी रवायती एक आर्गूमेंटेशन होती है, बहस होती है, दलील पे दलील देते जाना, एक एडवोकेट की तरह, एक वकील की तरह, उस तरह से वो आर्गूमेंटेशन करते हुए अपनी बीवी से दूर जाने का जवाब पेश कर रहे हैं। ये तीनों नज़में जिनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, आप पहले इनको देख लीजिए। पहली है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये नज़म है, पूरा टाइटल ये है कि ओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लवर दैन दी। क्या मेरी महबूबा मैं तुमसे इसलिए नहीं दूर जा रहा कि मैं तुमसे उकता गया हूँ या तंग आ गया हूँ,
और ना ही इस उम्मीद से मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ कि मुझे दुनिया तुमसे बेहतर को लवर दे पाएगी, मैं उसकी तलाश में नहीं जा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जॉन डन इस नज़म में भी अपनी महबूबा से दूरी यानी महबूबा से दूर जाने का एक अमल था। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि जॉन डन को जर्मनी या फ्रांस के दौरे पे एक बार जाना था एंड दैट विजिट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियली फॉर हिम। तो ही वाज ड्यूटी बाउंड टू गो देयर और एट दैट टाइम जॉन डन की जो बीवी थी एंड मोर शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज हैविंग सम फियर्स एंड एप्रीहेंशंस, यानी उसे कुछ खदशात से, उसे कुछ डर था, खौफ था और वो खदशात का इजहार करती है। तो जॉन डन अपने जाने को जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं कि उसका जाना कैसा है और जाना क्यों ज़रूरी है और उसका जाना उससे हमेशा के लिए जाना नहीं है बल्कि कैसा है, उसमें वो आर्गूमेंटेशन करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह बिल्कुल इसी तनाज़र में लिखी गई एक और पोएम, ये नंबर 2 देखें, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, यानी एक नज़म ऐसी जिसमें एक अलविदाई नगमा लिखा है और वो अपने बीवी को मातम करने से, अफसोस करने से मना कर रहा है एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, और ये एक टेम्परेरी डिपार्चर थी उस हवाले से। तीसरी पोएम में देखें, अ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग वीपिंग, ये भी एक अलविदाई नगमा है, ये सिस्टर पोएम्स हैं तीनों। तो इसमें वो अपनी बीवी को रोने से मना करता हुआ या अपने आप को उनके सामने रोने की इजाज़त मांगता हुआ दिखाई देता है जॉन डन। तो ये जो तीनों नज़में हैं, इन तीनों नज़मों में हम देखते हैं कि जॉन डन का जो मैट्रिमोनियल लव है, जो कंजुगल लव है, वो एट पीक है, बिल्कुल अरूज पे है। हम एक और पोएम का हवाला दे सकते हैं यहाँ पे, द सन राइजिंग भी है, जो कि ज़ाहिर बात है कि वो भी उसने अपनी महबूब बीवी के लिए लिखी है। तो ये तीनों नज़में जो हैं आप इसको देखें तो इसमें मैट्रिमोनियल लव या कंजुगल लव जो है वो एट पीक नज़र आता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जॉन डन यहाँ पे भी बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े अपने रवायती ट्रेडिशनल, अपने टिपिकल आर्गूमेंटेटिव स्टाइल के साथ जो है वो जॉन डन जो है वो बहस करते हुए नज़र आते हैं। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि जॉन डन जो है अपनी पोएम्स में, आप जितनी भी ये मैंने नज़में लिखी, ये कुछ 6-7 नज़में बन जाती हैं, आप इनका हवाला ज़रूर दीजिएगा। सो जॉन डन एक तरह से ट्रीट नहीं करता अपनी पोइट्री में ख़वातीन को, बल्कि हम ये देखते हैं कि जॉन डन जो है वो अपनी ट्रीटमेंट ऑफ विमेन में डिफरेंट मूड्स में नज़र आते हैं। कभी सिनिकल ट्रीटमेंट नज़र आता है, कभी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट नज़र आता है, कभी कंजुगल और मैट्रिमोनियल ट्रीटमेंट नज़र आता है, यानी अज़दवाजी एक ट्रीटमेंट। और ये सब कुछ जो है ये जॉन डन जब बयान करते हैं तो इसके अंदर वो मेटाफिजिकल टच तो बहरहाल होता है। आप ये भी देखिएगा कि हम जॉन डन को एज ए लव पोइट तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन विद रेफरेंस टू मेटाफिजिकल पोइट्री, और उसमें जॉन डन जो है वो ब्लेंडिंग ऑफ पैशन एंड थॉट, यानी जज्बात का और ख्यालात का एक पूरा अमेज़ा तैयार करके और वंडरफुल कंसीट से इस्तेमाल करके जॉन डन जो हैं वो यहाँ पे अपने ये लव पोएम्स जो हैं वो बनाते हैं। इमेजेस वो इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी जारी बात है कि वो एग्जेजरेशन भी इस्तेमाल करते हैं, मुबालगा राय भी इस्तेमाल करते हैं जब वो ख़वातीन के साथ अपनी ये लव पोएम्स लिखते हैं। सो जॉन डन की ये जो हमारा आज का क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इसके जो कुछ पेजेस हैं वो भी साथ अटैच करूँ ताकि आप उसको डाउनलोड कर लें या जैसे भी है फ़ोटो स्टेट ले लें या उसका शूट ले लें। सो होपफुली स्टूडेंट्स का हमारा आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल साबित होगा, जिसमें मैंने जॉन डन को एज ए लव पोइट और या फिर जॉन डन के ट्रीटमेंट ऑफ विमेन जो है उसको इस तनाज़र में डिस्कस किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।